हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबरनॉट। मैं दीपक सिंह। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। ऐसा कि मैक्सिमम टाइम हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि पीसी बिल्ड के अंदर आपको नहीं करने चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारे कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हो और साथ में अपने परफॉर्मेंस को भी इन्हांस कर सकते हो। दोनों फायदे इसके होते हैं और ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि लोग मैक्सिमम टाइम करते हैं, जिसकी वजह से उनका बाद में जाके लगता है कि नहीं ये बेहतर होता अगर हम ये करते तो, या फिर बाद में वो बात करते हैं कि नहीं हमने तो ऑर्डर कर दिया है तो अब प्रॉब्लम होती है। तो उन सारी चीज़ों को बचने के लिए मैंने एक टॉपिक बता रखा है कि जिससे कि सिंपल आप जो है ये सारी चीज़ों को अगर आप कंसिडर करते हो तो आप काफ़ी पैसा बचा सकोगे और अपना परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकोगे। ऐसी चीज़ें नहीं लोगे जिससे कि आपको कोई फायदा भी नहीं होगा और मार्केटिंग गिमिक में आप ना फंसो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको भी अपने लिए एक पीसी बनवाना है तो हमारे वेबसाइट को जरूर चेक करिए www.cytocard.com। यहाँ पे आपको अच्छे खासे प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे आपको प्री बिल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ में प्रोडक्ट्स भी आपको जो है वो सिंगल भी अगर आप मंगाना चाहते हो तो आप यहाँ से मंगा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कस्टम पीसी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोनों के अंदर। यहाँ से आप कस्टम पीसी खुद से अपने हिसाब से डिजाइन करके इसको बना सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज इसके अंदर ये है आपको कि इवन आप सिर्फ 5% दे के, चाहे आपका कितना भी पीसी का अमाउंट हो, आप सिर्फ 5,000 रुपए दे के जो है आप पीसी को आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप 5% पेमेंट करके बाकी रिमेनिंग पेमेंट जो है कैश ऑन डिलीवरी करा सकते हैं। ये अच्छी चीज है। इसके अलावा आपको इसमें सेल्स टीम का नंबर मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनली कॉल करके अगर कोटेशन लेना है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर मुझे लगता है, आप कभी भी कोई पीसी बिल्ड करा रहे हो तो आपको सबसे पहले माइंड में क्लियर होना पड़ता है कि आपको काम क्या करना है या फिर आपका बजट क्या है। जैसे कि आपने एक स्ट्रिक्ट बजट फिक्स कर लिया कि भाई मेरे को 50,000 रुपये लगाने हैं। अगर वो 50,000 रुपये आपने फिक्स कर लिए हैं तो उसके अंदर आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि मेरी परफॉर्मेंस कहाँ तक मैं किस चीज़ से अचीव कर सकता हूँ। जैसे 50,000 रुपये का आपका बजट है तो आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि मेरे को i5 12400F के साथ अगर जाना है तो मेरे को ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लेना पड़ेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि Ryzen 5 5600G ले लिया और उसके साथ जो है कोई ग्राफिक्स कार्ड 1660 सुपर या फिर 2060 के साथ उनको पेयर कर दिया। तो ये टोटली आपके पैसे का वेस्ट है। सिंपल सा लर्निंग इसके अंदर ये है कि कभी भी आप एक APU को GPU के साथ कंबाइन नहीं करो। अगर आप स्टार्टिंग में ही ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हो एक्स्ट्रा तो फिर आपको कोई सेंस नहीं बनता है कि आप कोई APU लो। मतलब कि चाहे आप Ryzen की तरफ चले जाओ, Ryzen 5 5600G 5700G या 4600G, अगर आप APU ले रहे हो तो फिर ग्राफिक्स कार्ड मतलब आप ये मैं समझ के चलता हूँ कि आपके पास ग्राफिक्स कार्ड ना अभी ले रहे हो ना फिर आने वाले टाइम में आप लेने वाले हो। इवन इस तरह से कोई सेंस ही नहीं बनेगा सिंपली आपका। इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि आपका APU जो है वो थोड़ा महंगा आता है। मतलब कि एक नॉर्मल CPU अगर हम बात करेंगे i5 12400F की तो वो मान के चलो अगर मेरा i5 12400F जो है हमारा अगर 13,000 रुपये में आ रहा है तो सिर्फ i5 12400 मतलब कि जो उसका इंटीग्रेटेड जिसके अंदर GPU है वो वाला वर्जन की कॉस्टिंग मेरी जो है कम से कम उससे 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर 13,000 रुपये का है तो या तो वो 15,000 का होगा या तो 16,000 रुपये होगा। मैं ये 3,000 रुपये अपने एक तो वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये 3,000 रुपये मैं वेस्ट क्यों करूँ? इस 3,000 रुपये को मैं कहीं और खर्च कर सकता हूँ या फिर कोई एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड में लगा सकता हूँ जो कि ज़्यादा मेरे को परफॉर्मेंस इन्हांस करके देगा। पहला चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यही है कि APU आप सिर्फ और सिर्फ तभी ले रहे हो कि मतलब आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाने वाले हो या फिर एकदम कॉस्ट सेविंग। पहला तो चीज़ हो गया। दूसरे के अंदर ये एक एडिशनल टिप है कि आप कभी भी जब i5 12400F ले रहे हो और उसके साथ एक छोटा सा एकदम जो 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड या 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड आप सिर्फ इसलिए लगा लेते हो कि डिस्प्ले दे, तो वो भी एक सेंसेबल ऑप्शन नहीं बनता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप अवॉइड करो। आप ऐसा बजट लेके चलो कि उसमें आपका जो है CPU का भी जगह है और GPU का भी जगह है। दोनों पेयरिंग अच्छी होती है तो ही आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर आती है। नंबर 2 पॉइंट है, कभी भी अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको अपनी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या है उसके अंदर, किस पर्पज से पीसी बिल्ड करा रहे हो। गेमिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, स्ट्रीमिंग हो सकती है या फिर इन तीनों का कॉम्बो भी हो सकता है या ट्रेडिंग हो सकती है। चौथा ऑप्शन ये भी होता है। तो आप है ना सबसे उसी के अराउंड आप सारे अपने बजट को रिवॉल्व करो। जैसे कि सबसे पहला नंबर है, अगर आप गेमिंग करते हो तो आप गेमिंग अगर कर रहे हो तो आपने i5 12400F ले लिया या फिर Ryzen 5 5600X ले लिया तो उसके साथ आप ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि सारा लोड जो होता है वो आपका ग्राफिक्स कार्ड पे ही होता है। FPS अगर आपको निकालना है तो बेहतर है कि आप जैसे RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड हो गया, वो रॉ परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। अराउंड 3060 के आसपास का वो ग्राफिक्स कार्ड होता है, बट उससे प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हम इंश्योर ये करें कि अगर हमने माइंड में ये क्लियर कर लिया और हमने जिससे हम बिल्ड भी करवा रहे हैं उसको भी ये बता दिया कि भाई मेरे को यही चाहिए, मतलब मेरे जो मेन प्रायोरिटी काम है वो गेमिंग का है, तो वो आपको उसके अराउंड रिवॉल्व करके देगा। मतलब कि वो क्या करेगा, CPU का बजट थोड़ा कम कर देगा
और जीपीयू का बजट वो बढ़ा देगा। अब वही उल्टा हो जाएगा अगर क्या वीडियो एडिटिंग पे जाते हो, वीडियो एडिटिंग पे जाओगे आप, तो सीपीयू की प्राइस वो बढ़ा देगा और ग्राफिक्स कार्ड की कर देगा, क्योंकि रेंडरिंग में उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती ग्राफिक्स कार्ड की। तो ये दो चीजें जो है आपकी वहां से क्लियर हो जाएंगी, आपके पैसे बचेंगे और परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये दूसरी पॉइंट को आपको कंसिडर करना है। थर्ड पॉइंट हमारा है, आप मदरबोर्ड के पीछे बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट ना करें। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। आज के टाइम में क्या होता है मैक्सिमम, जैसे कि अगर आप Ryzen 5 5600G जो है बहुत ज़्यादा बिकने वाला एक प्रोसेसर है, उसके साथ पेयर करने के लिए मदरबोर्ड हमारा कौन सा बेस्ट होगा। लोग क्या करते हैं B550 का टॉप मॉडल ले लेते हैं, बट अगर आप उसको सही तरीके से उसको देखो तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाके देखोगे तो उसके लिए B450 जो चिपसेट वाली मदरबोर्ड होती है वो मोर देन एनफ है। आप उसी से, क्योंकि इसमें Gen 3 का सपोर्ट मिलता है, तो आप B450 के साथ उसका काम चला सकते हो। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, ज्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना है। दूसरा है कि कम स्पेंड भी नहीं करना है। अगर हम AMD में तो क्लियर कट ये थोड़ी समझ में भी आती है, इंटेल में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। आप इंटेल में अगर i5-12400F के साथ जा रहे हो तो आप H610 मदरबोर्ड के साथ नहीं जाओगे। आप मिनिमम इंश्योर करोगे कि B660ME के साथ कम से कम जाओ, जो कि 9000 रुपए का एक मदरबोर्ड बनता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से VRMs अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू H610 के मदरबोर्ड के कंपैरिजन में। तो आप थोड़ा मदरबोर्ड को भी बहुत ज्यादा भी ना ले और बहुत लाइटली भी ना ले, जो उसके कॉम्पेटेबल होता है उसके आसपास ही चले। और एक प्राइस फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखें, जैसे कि 15000 रुपए का मैं मान के चलता हूँ i5-12400F भी है और Ryzen 5 5600G भी है। तो आप मदरबोर्ड जब भी खरीदें तो मैक्स टू मैक्स आप 10,000 रुपए तक जाएं। आप 15,000 रुपए के प्रोसेसर के लिए आप 15,000 रुपए का मदरबोर्ड लगाना कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप 15,000 का जब प्रोसेसर लगा रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 10,000 रुपए तक ही मदरबोर्ड पे खर्च करें, जिससे कि आपका पूरा पीसी बिल्ड एक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। इस चीज को भी आप कंसिडर में रखना। नंबर 4 पे है कि कभी भी आप जब रैम खरीदते हो तो रैम को हमेशा किट में खरीदो। किट, ऐसा बहुत सारे लोग बोलेंगे किट में क्या, मैं तो 8GB प्लस 4GB को रैम मिक्सिंग करके चला रहा हूँ, मेरा तो सही तरीके से चल रहा है। वो आपका चल रहा है, बहुत टाइम पे वो चलता भी नहीं है। रैम मिक्सिंग करने से आपकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। सिंपली अगर आप एक 16GB अगर की आपको जरूरत है मेमोरी की, तो आप हमेशा ट्राई करो कि 8GB की आप 2 स्टिक ले लो, जिससे कि वो डुअल चैनल पे चलेगा और आपकी परफॉर्मेंस में अच्छा खासा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो आप हमेशा इंश्योर करो कि आपको जो है डुअल चैनल में ही आप चलाओ। 16GB की रैम ले लो तो 8GB की लो, अगर आपको 32GB की रैम चाहिए तो 16GB की लो। हमेशा उसको पेयर में आप खरीदें, किट में खरीदें, वो आपको कॉस्ट भी बचाता है और साथ में बाद में जो है ऐसा नहीं होगा कि ये पार्ट मिल नहीं रहा है। बहुत टाइम अगर आप एक सिंगल स्टिक खरीद लेते हो और दूसरी स्टिक अगर रनिंग मॉडल है तो आपको 1-2 साल के बाद मिल भी जाएगा, बट रनिंग मॉडल नहीं होता है तो फिर फ्रीक्वेंसी मैच कराने में दिक्कत हो जाती है और वो डुअल चैनल पे नहीं चल पाता है। तो हमेशा आप प्रेफर करें कि आप डुअल चैनल रैम में खर्च करें और 3200 मेगाहर्ट्ज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखें, और मतलब वो एक अच्छी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, और CL16 का आप लेटेंसी रखें। अब हम चलते हैं नंबर 5 की ओर। अगर कोई मदरबोर्ड 7,000 रुपए का आपको एक नॉर्मल मदरबोर्ड मिल रहा है बिना वाईफाई वाला मदरबोर्ड, और आपको 8 या 8,500 रुपए का ब्लूटूथ प्लस वाईफाई वाला मदरबोर्ड मिल रहा है, तो आप इंश्योर करें कि ब्लूटूथ प्लस वाईफाई वाले मदरबोर्ड के साथ जाएं, क्योंकि और बाकी जो भी ऑप्शंस है वो उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप वाईफाई का कार्ड लगा सकते हो, आप डोंगल आता है डोंगल लगा सकते हो। एक तो वाईफाई का डोंगल लगाओगे, एक ब्लूटूथ का डोंगल लगाओगे, और उसमें भी जो बैंडविड्थ होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मैच नहीं करती है, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है। गेमिंग टाइम पे जब आप एक्सट्रीम गेमिंग करोगे तो आपको वो दिखेगा कि वो उतने अच्छे तरीके से आपका काम नहीं कर रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि और प्लस प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि आपका 400-500 रुपए में TP-Link का आपका वो डोंगल आ जाता है। एक बार 500 रुपए का आपका डोंगल खराब हो गया तो फिर आप उसको सर्विस सेंटर ले जाना उतना जरूरी नहीं समझते हो कि कहाँ सर्विस सेंटर होगा, ले जाऊँ ना ले जाऊँ, तो आप उसको फिर छोड़ देते हो, फिर वो आप फिर से उसको खरीद लेते हो। मतलब कि फिर से आपने 500 रुपए एक्स्ट्रा लगा के आपने 1000 रुपए जो है वहां पे कंपलसेट कर ही दिए, और आपके जो पोर्ट्स होते हैं वो भी आपके भर गए, मतलब कि जो आपके USB पोर्ट्स होते हैं वो भी आपने यूज कर लिया। तो ये बेहतर है कि आप जो है इनबिल्ट वाईफाई प्लस ब्लूटूथ वाला अगर खरीदते हो तो उस पर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ पे भी 3 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। अगर आपके मदरबोर्ड में अगर वाईफाई का सही से काम नहीं कर रहा या ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा तो आप सर्विस सेंटर को जाके दोगे तो वो आपको 3 साल के अंदर में वो भी ठीक करके देंगे। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। तो आप हमेशा ट्राई करें कि वाईफाई प्लस ब्लूटूथ इनेबल्ड मदरबोर्ड आप खरीदें। नंबर 6 पे है, अगर आप i3 तक में है, i3 10th gen चला रहे हो, या फिर Ryzen 3 3200G चला रहे हो, या Ryzen 5 4600G भी चला रहे हो, तो ठीक है, आप जो है
मतलब जो उनका स्टॉक कूलर है उनके साथ चला सकते हो। बट जब अगर आप गेमिंग की बात करते हो तो आप हमेशा इंश्योर करो कि मिनिमम से मिनिमम जो है आप आफ्टर मार्केट कूलर के साथ चले जाओ, जो कि आपका गैमैक्स का आता है, डीप कूल का गैमैक्स 400 V2 जो आता है वो 1200-1300 रुपए का आ जाता है एयर कूलर। बट वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इन्हांस कर देता है और साथ में उसमें RGB लाइटनिंग होती है, तो जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ एस्थेटिक भी एक अच्छा लुक आता है। तो आप इंश्योर करें कि एक मिनिमम, अगर आप गेमिंग की बात करो जैसे कि i5 12th जेन हो गया, Ryzen 5 का 5600 या 5600X या फिर इसके ऊपर आप जितने भी जाते हो, तो आप इंश्योर करो कि एक आफ्टर मार्केट कूलर के साथ जाओ, जिससे कि आपकी CPU ज्यादा गर्म ना हो, उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा अच्छी चले। तो आप ये इंश्योर करो। नंबर 7 पे है सेव मनी फॉर योर पेरिफेरल्स। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पीसी बिल्ड 50,000 रुपए का, 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए का पीसी बिल्ड करवा लिया। अब क्या करेंगे वो, अब मॉनिटर, कीबोर्ड और इन सब चीजों के लिए उतना पैसा उनके पास बचता नहीं है। वो उन्होंने, हालांकि वो भी बहुत अच्छा काम करा कि भाई CPU अच्छा ले लिया जो कि परफॉर्मेंस उनको निकाल के देगा, बट उस परफॉर्मेंस को आप देखोगे कहाँ पे, मॉनिटर पे ही तो देखोगे आप। मॉनिटर भी तो अच्छा होना चाहिए। वो फिर लास्ट में क्या करेंगे, 7-8 हजार रुपए का जेब्रॉनिक्स ले लेंगे, पेनक्यू का 7-8 हजार रुपए का ले लेंगे 60 हर्ट्ज वाला, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। आप बैलेंस्ड बनाओ जिससे कि आप मॉनिटर्स आपके अच्छे हो, जिससे कि आप पूरी आपकी FPS जो निकल के आए वो आप उसको एनालाइज कर सको, आपको फील अच्छा हो गेम खेलने के टाइम, आपके माउस और कीबोर्ड्स भी अच्छे हो जिसमें कि आपको, और कीबोर्ड तो आजकल के टाइम पे जो है मैकेनिकल कीबोर्ड ज्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस देते हैं और आपको फील भी अच्छा आता है, एस्थेटिक फील भी आएगा। माउस भी आप ले तो अच्छे DPI का ले, अच्छे सेंसर्स उसके अंदर हो। तो ये सारी चीजें आप जो इसके अंदर इंश्योर करें। अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हो तो इसके लिए आप अलग से बजट बचा के रखें। नंबर 8 पे है डू नॉट ओवर स्पेंड ऑन योर GPU ब्रांड। अगर मैं ब्रांड की बात करूं GPU के अंदर तो Asus, MSI, Gigabyte, Galax, कलरफुल, EVGA, Inno3D, इतने, और इसके भी फिर सब्सिडरी है। गीगाबाइट के अंदर ऑरस आ जाता है, फिर कलरफुल के अंदर iGame आ जाता है, फिर Inno3D के अंदर भी आपका iChill आ जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप ऐसा मत करो, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप 3060 का एक ऑरस का वर्जन लोगे और 3060 का एक गैलेक्स का वर्जन लोगे तो दोनों के बीच में 6-7 हजार रुपए का डिफरेंस बनता है, बट परफॉर्मेंस में 7 हजार रुपए का आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उसमें एक 3060 में एक ट्रिपल फैन लगा देंगे, ये करेंगे, या 3060 Ti में एक डुअल फैन का आता है, एक ट्रिपल फैन का आता है। मैं खुद आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये जो है हमारे पास अभी एक 3060 Ti का कलरफुल का ये ट्रिपल फैन है। एक ट्रिपल फैन और एक डुअल फैन में आप 3060 की को ट्रिपल फैन में लेना उतना सेंस नहीं बनेगा। 3060 Ti को आप ट्रिपल फैन में एक टाइम पे कंसिडर कर सकते हो, बट फिर भी डुअल फैन जो होता है उसके हीट सिंक्स जो होते हैं इतने एनफ होते हैं कि वो उसको संभाल लेगा। कलरफुल जैसी ब्रांड का ट्रिपल फैन भी आपको सही प्राइस पे मिल जाएगा, बट ऑरस, असूस, ये सारे जो होते हैं, ये बहुत असूस टफ की जो लाइनअप है, MSI की सुप्रीमैक्स की जो लाइनअप है, ये बहुत ज्यादा महंगी लाइनअप है। परफॉर्मेंस में आपको 2-3 FPS का डिफरेंस मिलेगा, बट प्राइस में आपको 6-7 हजार रुपए का डिफरेंस मिल जाएगा। तो अपने GPU ब्रांड पे ओवर स्पेंड ना करें। आप एक नॉर्मल ब्रांड लेके चले, जैसे कि गैलेक्स हो गया, गीगाबाइट हो गया। अगर MSI में भी ले रहे हैं तो नॉर्मल लें, सुप्रीम की तरफ ना जाए, असूस टफ की तरफ ना जाए। इससे आप बहुत कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। नंबर 9 पे है, आप मॉनिटर्स में के बारे में बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो कि समझ में नहीं आता। आप जब भी मॉनिटर अगर बाय करते हो तो उसके पैनल टाइप को देखो। गेमिंग करना है तो आपको उसमें अलग पैनल लगता है, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए अलग पैनल आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी आप हर्ट्ज रेट को देखो, रिफ्रेश रेट को देखो, रिजोल्यूशन को देखो। ये सारी चीजें देखने के बाद आप मॉनिटर को पसंद करो। और मॉनिटर में है ना एक मार्केटिंग गिमिक ये भी होता है कि जैसे कि देख लो, मेरे 2 मॉनिटर्स अलग अलग हैं, एक कर्व्ड है, एक नॉर्मल है। ये वाला जो कर्व्ड वाला है, इसका स्पीकर थोड़ा सा अच्छा है कि आप कम से कम सुन सकते हो। इसका स्पीकर एक बंदा भी नहीं सुन सकता है। तो स्पीकर जो है ना मॉनिटर के अंदर एक गिमिक मटेरियल है। जो 8,000-10,000 रुपए के जो मॉनिटर्स होते हैं उनके अंदर अगर इनबिल्ट स्पीकर होता है तो उतने अच्छे इनबिल्ट स्पीकर होते नहीं है। तो वो एक आपका मतलब कि बाइंग के लिए वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए कि वो एक तरह से मार्केटिंग गिमिक आपको चिपका रहे हैं। 500 रुपए 800 रुपए में आपको एक बहुत अच्छा स्पीकर आ जाएगा, जिससे कि आप अपने लिए नहीं 2-3 लोगों के लिए आराम से सुन सकोगे। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपने रिजोल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना, आप अपने हर्ट्ज रेट पे ज्यादा ध्यान देना, अपने पैनल पे ज्यादा ध्यान देना जब आप एक मॉनिटर खरीद रहे हो। तो ये थे मेरे 9 और 10 में मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप कैबिनेट कभी भी खरीद रहे हो तो आप कैबिनेट वो इंश्योर करो जिसके अंदर आपका एयर फ्लो अच्छा हो, पॉजिटिव एयर फ्लो आपके सिस्टम के अंदर बना रहे,
और RGB कम भी होगा चलेगा, बट सिस्टम के अंदर जो है इनफ्लो अच्छा रहे। और फ्यूचर में कभी भी आप अगर उसके अंदर लिक्विड कूलिंग लगाने का आपके पास जो है स्पेस होना चाहिए कि मैक्सिमम अगर आप कभी अपग्रेड करते हो तो 360 mm के जो लिक्विड कूलिंग है वो उसके अंदर फिट हो सके। तो आज की सजेशन लिस्ट में या फिर इन सब चीज़ों को आप कंसिडर करें और जो जो चीज़ें मैंने अवॉइड करने को कहा आप वो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।